अंग्रेज द्वारा बनाई गई संविधान सभा, उसमें सामान्यतया एक ही दल के लोग, आधा भारत तो रियासतों में था, उसका वहां कोई प्रतिनिधि भी नहीं था। तो भारत की संविधान सभा की जो बहस है वो बहुत शिक्षाप्रद है, वह पढ़नी चाहिए। जो लोग हमारे थे वो हमारे देश के अपने थे, वे विद्वान भी थे, उनमें बहुत महापुरुष भी थे। पर जहां यह सच है वहां यह भी सच है कि इस संविधान सभा का अधिष्ठान अभारतीय था। वहां यह भी सच है इस संविधान सभा में लोक प्रतिनिधित्व यह खंडित था। और इसलिए भारत के संविधान सभा और भारत के संविधान की प्रक्रिया को हमें ठीक से जानना और समझना चाहिए। और एक बात दीनदयाल जी कहते हैं, जो बात आजकल कैसे इसको व्यवहार दी जाए पर पता नहीं। दीनदयाल जी कहते हैं, लोक मत अपने आप को परिवर्तित करता रहता है, बदलता रहता है। लोक मत अपने अनुभव से, अपने विमर्श से अपने आप में परिवर्तन लाता है। तो लोक मत के परिवर्तन के हिसाब से सरकार को अपने मत को बदल लेना चाहिए। कोई सरकार 5 साल के लिए चुनी गई है, लेकिन यदि 5 साल के बीच में लोक मत बदल जाता है तो सरकार को चाहिए कि वह अपना मत बदल ले। अब यह कैसे कैसे तय हो, कैसे सिद्ध हो, कैसे पता लगे कि लोक मत बदल गया है, ये कैसे पता लगे कि सरकार को बदलना चाहिए? तो इस प्रक्रिया की खोज करनी चाहिए। बोले दीनदयाल जी कहते हैं, वी हैव टू इवॉल्व आवर डेमोक्रेसी। हम अपने अपने लोकतंत्र को अनफोल्ड करें, हम अपने लोकतंत्र का निर्माण करें। हम पाश्चात्य लोकतंत्र को जस का तस स्वीकार न करें। और इसके लिए इसमें जितनी मात्रा में आम आदमी की सहभागिता होगी उतनी मात्रा में यह स्वस्थ और अच्छा हो जाएगा। भारतवर्ष का आम आदमी जिन जिन बातों में आज भी जुटा है वे व्यवस्थाएं सामान्यतया अच्छी है। जैसे परिवार संस्था को आम आदमी चलाता है। हमारे देश में मेले ठेले होते हैं तो आम आदमी चलाता है। हमारे देश के मंदिर मठ है तो आम आदमी चलाता है। तो आम आदमी जिन चीजों को चलाता है वे आज भी ठीक ठाक है, और सरकारों द्वारा जो चीजें चलती है उसके बारे में हमारे मन में शंका ही शंका रहती है। तो दीनदयाल जी कहते हैं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकृत सत्ता में हर व्यक्ति की सहभागिता, हर व्यक्ति की सहभागिता सुनिश्चित होने के लिए व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई, व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई परिवार को होना चाहिए। अभी हमारे पाश्चात्य लोकतंत्र में व्यवस्था की 2 ही इकाइयां हैं। एक है इंडिविजुअल वोटर और दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट। वोटर और गवर्नमेंट के बीच और कुछ भी नहीं है। दीनदयाल जी पंचवलयी शासन की बात कहते हैं, इसलिए उसमें परिवार है, समाज है, ग्राम है, जनपद है, उसके बाद राज्य, क्षेत्र और देश है। इन पंचवलयों में हमारी व्यवस्था को विकसित होना चाहिए। इसके लिए हमें इन चीजों को जानना समझना चाहिए। और आज जो एक स्थिति है उस स्थिति कैसे बदले इसके बारे में मैं भी स्पष्ट नहीं हूं, पर हम आपस में विमर्श करके उसे बदल सकते हैं। और वह स्थिति यह है कि अभी देश के मतदाता के पास केवल चुनाव के समय जिनको उनका वोट चाहिए वे लोग जाते हैं। उनका लक्ष्य वोटर को शिक्षित करना नहीं है। उनका लक्ष्य वोटर को मैनिपुलेट करना है, अपने पक्ष में लाना है, हिप्नोटाइज करना है। उसके जो लघु स्वार्थ है उन स्वार्थों को जगाना है। तुमको यह फायदा होगा। जो आज के पॉलिटिकल वर्कर्स हैं वो पॉलिटिकल वर्कर इसलिए नहीं है कि उनको समाज में काम करना है। उनको वर्कर वो इसलिए वर्कर है कि ये व्यक्ति एमएलए बन जाएगा तो ये मेरे काम करेगा, ये व्यक्ति एमपी बन जाएगा तो ये मेरे काम करेगा, ये मेरे काम आएगा।
ये मेरे काम आएगा, इसलिए वो पॉलिटिकल वर्कर है, इसलिए वो पॉलिटिकल काम करता है। या इस व्यक्ति के सहारे मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मैं कल को एमपी बन जाऊंगा, एमएलए बन जाऊंगा, पंच बन जाऊंगा, सरपंच बन जाऊंगा, मैं सत्ता का भोगी बन जाऊंगा। ये जो चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक, चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक सरकारी तंत्र में घुसने की होड़ है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि यह 125 करोड़ लोगों का जो टैक्स है, राजस्व है, वह जिस कोष में इकट्ठा है, उस कोष पर किसके हाथ जा सकते हैं? तो उस कोष पर जिसके हाथ जा सकते हैं वो पंच सरपंच से लेकर राष्ट्रपति तक है। इसलिए उस कोष पर हमारे हाथ जाने चाहिए। और इसलिए हम देखते हैं कि पार्टियां बदलती हैं, व्यक्ति बदलते हैं, पर सत्ता में रहने वाले लोगों का जो सामान्य जीवन व्यवहार है उसे परिवर्तन कम आता है। क्यों आता है? क्योंकि लोकमानस में ही सत्ता भोग हावी है। लोकमानस में राजधर्म, लोकमानस में राजधर्म स्थापित नहीं है, लोकमानस में सत्ता भोग स्थापित है। सत्ता भोग की स्थापना जिस लोकमानस में है उसमें भोगी नेतृत्व के अलावा त्यागी नेतृत्व मिलेगा, इसकी संभावनाएं नहीं, हो ही नहीं सकती। इसलिए भारत की परंपरा में जिस राजधर्म की बात कही गई है, उस राजधर्म की शिक्षा, उस राजधर्म का प्रशिक्षण देश के दलों को, नेताओं को, सोशल वर्कर्स को होना चाहिए। और इसके लिए जरूरी है कि समाज में राजधर्म की कोई अवधारणा हो। आज भी समाज में स्त्री पुरुष संबंध के बारे में कुछ धारणाएं हैं, तो उन संबंधों में उस धारणाओं के प्रतिकूल कुछ होता है तो लोग स्वीकार नहीं करते। स्त्री पुरुष संबंधों में ये कुछ संयम बचा हुआ है भारत में, तो उसका कारण लोक धारणाएं हैं, उसका कारण कानून नहीं है। कानून तो रोज कड़े से कड़े बनते हैं, पर काम संबंधों में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए समाज के संस्कार ये किसी भी कानून से ज्यादा ताकतवर होते हैं। और इसलिए दीनदयाल जी कहते हैं कि केवल चुनाव के समय नहीं, वरन हर समय मतदाता से संवाद करने की स्थिति होनी चाहिए। वह कैसे हो ये किसी को नहीं मालूम है, हम लोगों को मिलकर ये खोजना और सोचना चाहिए। दीनदयाल जी स्वयं तो पार्टी के महामंत्री थे, उन्होंने पार्टी को भी लोकमत परिष्कार का मंच बनाया था, पर शायद अब कोई पॉलिटिकल पार्टी यह मंच नहीं बन सकती। तो देश को ऐसे लोग चाहिए जो पॉलिटिकल वर्कर तो हैं पर दलवादी नहीं है, तो राजनीतिक कार्यकर्ता तो हैं पर सत्तावादी नहीं है। सत्तावाद, दलवाद से विहीन राजनीतिक कार्यकर्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी की जाए। तो कैसे खड़ी कर सकते हैं? तो अपने प्रतिष्ठान का प्रयत्न है कि हम यह काम करेंगे, कितना कर पाएंगे ये हम देखेंगे। मैं समझता हूँ समय की सीमा में मुझे अपनी बात खत्म करनी चाहिए, टाइम हो गया। आप लोग कुछ पूछेंगे, बताएंगे तो बात आगे करेंगे, नहीं तो अपनी बात समाप्त। रवि जी, आज थोड़ा पहले खत्म हुआ है तो 5 प्रश्न ले लीजिए कोई। अच्छा, मैं अभी प्रश्न तो मेरी घड़ी 5 मिनट थोड़ा शायद फास्ट है जी। आज 9:24 पे खत्म हो गया है, 9:30 तक का समय था, तो 5 प्रश्न ले लीजिए। अभी एक प्रश्न आया है, वो आज के विषय से संबंधित अभी तक नहीं आया है। बालकृष्ण पांडे जी का एक प्रश्न है। वो 3 दिन से पूछने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो अगर आप कहें तो मैं उस विषय को जरूर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बालकृष्ण है भाई, वो तो बालकृष्ण है, इसमें क्या बात है? जी, एकात्म मानव दर्शन की साधना कैसे की जाए, क्योंकि एकात्म मानव दर्शन बौद्धिक विषय कम, साधनात्मक ज्यादा है, ये प्रश्न है। जिस किसी ने आपको यह बताया है कि साधनात्मक है, उससे ही पूछिए कि साधना कैसे करें।
क्योंकि जिसने ये बताया है कि साधनात्मक है वह साधना तत्व को जानता है और इसलिए वो आपको ठीक से बता पाएगा। और वह कहीं बाहर नहीं है, वो आपके भीतर ही है, आपके स्वयं भीतर बैठा हुआ है। हम में से कोई ऐसा नहीं है जो इसको न जानता हो। मुद्दा यह है कि हम अपने से पूछे तो सही, अपने से पूछेंगे तो वो स्वयं जवाब दे देगा। और हम सब भारतवासी इस माने में प्रिविलेज्ड है कि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो समाज तत्वतः एकात्म मानववादी है। हमारी परिवार संस्था, हमारा विवाह संस्था, हमारे तीज त्योहार, हमारी परमात्मा की कल्पना, वो सब एकात्म मानववादी है। तो यह भारतीय संस्कार की साधना ही एकात्म मानववाद की साधना है। तो बालकृष्ण जी खुद समझते हैं इसको, खुद से पूछेंगे तो बता देंगे वही। जी।